हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबों के सामने उपस्थित हूं। क्लास 12 हिस्ट्री के जो हमारा चैप्टर है, टर्म 2 के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, उसके सेकेंड पार्ट के डिस्कशन के साथ मैं आज आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। So once again, good morning to all my dear students and viewers. Here once again I am going to discuss the chapter Class 12 History, Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. Its remaining part, I mean second part, we are going to discuss today. In our previous discussion we have discussed from the Mahatma Gandhi's arrival in India from South Africa to till non-cooperation movement. Today we are going to discuss civil disobedience movement. तो आज एक बार हम फिर से इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट को आप सबके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस फैक्टर्स लीडिंग टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी वो कारण जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक कारक का काम किया, एक फैक्टर का काम किया, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट साइमन कमीशन एंड सेकेंड डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। अब हम इसको देखेंगे। फर्स्ट साइमन कमीशन। इन नवंबर 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन। एक्चुअली इट वाज हेडेड बाय सर जॉन साइमन टू सजेस्ट सम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को नियुक्त किया था, क्योंकि सर जॉन साइमन इस कमीशन की अध्यक्षता कर रहे थे और इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। वो भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए सुझाव उनके द्वारा उनसे मांगे गए थे। इट हैड टोटल 7 ब्रिटिश मेंबर्स। इट हैड टोटल 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड हैड नो इंडियन मेंबर। इसमें 7 मेंबर थे, पर सातों के सातों ब्रिटिश थे, कोई इसमें से भारतीय मेंबर नहीं था। Indians thought that it was intentionally done to insult our self-respect। और यही सबसे बड़ी नाराज, this was the main reason behind the anger among the Indians, that there was no Indian members was appointed in this commission। ये कमीशन भारत के लिए बना, भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए बना, पर कोई भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं है। You can imagine that if government is going to do something special for your locality, your area, and if there is no member from your side, from your area in that specific commission, what do you realize, what do you feel? यदि सरकार कोई कमीशन नियुक्त करने जा रही है आपके क्षेत्र से रिलेटेड कोई कार्य के लिए, और उसमें आपके क्षेत्र का कोई मेंबर नहीं है, तो कैसे वहाँ की समस्या को, वहाँ की पीड़ा को कैसे समझ सकते हैं? सो ये मेन रीजन था, दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड द anger among the Indians, that there was no Indian members was appointed in this Simon Commission. So Indians thought it was intentionally done to insult our self-respect. INC, that means Indian National Congress, Muslim League and Hindu Mahasabha decided to boycott Simon Commission at every stage and in every form. तो भारत में it was very interesting because here Indian National Congress, Muslim League, Hindu Mahasabha, they all were there in one platform because this issue has made them united। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा सबने निर्णय किया कि हम साइमन कमीशन का बॉयकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, और एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। अब कैसे? निर्णय तो ले लिया कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने कि हम विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। कैसे? द कमीशन वॉज वेलकम्ड विथ हड़ताल्स अक्रॉस द नेशन एंड इट वॉज ग्रीटेड विथ साइमन गो बैक स्लोगन्स एंड ब्लैक फ्लैग्स। पूरे देश में हड़ताल आयोजित किया गया और ये नारा लगाया गया कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। और काले झंडे जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया, मुंबई से ही शुरू हो गया, हर जगह उसको काले झंडे दिखाए गए। Government tried to suppress the agitations and police used लाठीज blows। और फिर ब्रिटिश सरकार ने
उन्होंने दमन करना शुरू कर दिया। वे इस विरोध प्रदर्शनों का दमन कर रहे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे, ताकत के बल से उन्हें कुचलना चाहते थे। तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस मूवमेंट से रिलेटेड, तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाला लाजपत राय का नाम आप सभी जानते हैं। जब भी हम लाल बाल पाल की बात करते हैं, उसमें कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उसमें 3 सबसे बड़े नेता थे, जो बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ साथ तीसरे बड़े सम्मानित नेता थे, उनका नाम था लाला लाजपत राय। वे पंजाब से बिलोंग करते थे और पूरे देश में बहुत ही सम्मानित नेता थे। उनके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनके साथ यहाँ पे जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि भाई ये साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ जब वो विरोध कर रहे थे तो उन पे भी लाठी चलाई गई, उनका दमन किया गया और इस तरह से इतने लाठी चार्ज की गई कि आने वाले समय में ऐसा माना जाता है कि उसी लाठी चार्ज में वो इतने घायल हुए कि उनकी मृत्यु तक हो गई। और यही वजह रहा कि आगे चलकर भगत सिंह ने जो सैंडर्स की हत्या की तो उसका कारण भी यही था, क्योंकि सैंडर्स ने ही लाला लाजपत राय पर लाठी चलाई थी, बुरे तरीके से उनको मारा था जिससे वो घायल हो गए और मर गए। सो लाला लाजपत राय वॉज बीटन अप mercilessly on 30th October 1928 at Lahore railway station and lost his life due to the lathis blows of the police। और इस तरह से बहुत ही क्रूरतापूर्वक उन पर लाठी चार्ज किया गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नाउ रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट रिकमेंडेशंस मेड बाय साइमन कमीशन। सो फर्स्ट, ऑटोनॉमी इन प्रोविंसेस। साइमन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिए उसमें पहला था कि प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए। दूसरा था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल शुड बी एक्सपांडेड। जो प्रांतीय विधान परिषद है उसका दायरा बढ़ाया जाए, उसमें भागीदारी बढ़ाया जाए। प्रिंसली स्टेट शुड ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और जो देसी नरेश है उनको अभी भी सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। और ब्रिटिश ट्रूप्स एंड ऑफिसर्स शुड स्टे फॉर मेनी मोर ईयर्स। और ऐसा माना गया कि ब्रिटिश सेना और ऑफिसर को रहना चाहिए काफ़ी दिनों तक वहाँ। हाई कोर्ट शुड बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा माना गया कि हाई कोर्ट को, ऐसा रिकमेंडेशन दिया गया कि हाई कोर्ट को भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वुड बी कंटिन्यूड। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट था 1909 के मॉर्ले मिंटो अधिनियम से ही जो चल रहा था उसको एक तरह से एक्सेप्ट किया गया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वुड बी कंटिन्यूड। अब नेहरू रिपोर्ट। ब्रिटिश जस्टिफाइड द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन इन द साइमन कमीशन बाय स्टेटिंग दैट इंडियंस आर नॉट यूनाइटेड एंड कांट कॉमनली एग्री ऑन रिफॉर्म्स। भारतीय जब जब अपनी हिस्सेदारी की मांग करते थे, स्वराज की मांग करते थे, सेल्फ रूल की मांग करते थे और ये बात कर रहे थे कि साइमन कमीशन में क्यों कोई भारतीय मेंबर नहीं है, तो ब्रिटिश ने उसका क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि भाई जो भारतीय हैं वो सेल्फ रूल के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो यूनाइटेड नहीं है, उनका अपना कोई मतैक्य नहीं है, किसी एक संविधान पर यहाँ के सभी दल के और मत के लोग सहमत नहीं हैं। So all parties came together at the all parties conference and Motilal Nehru was made chairman of the committee and presented a report called as Nehru report to provide a solution to communal problem। भारत के राजनेताओं ने इसका एक अच्छा जवाब देने का प्रयास किया। ब्रिटिश जो कहते थे कि भाई आप लोग यूनाइट नहीं है, आप एक संविधान नहीं बना पाएंगे, तो हम इसीलिए हम बना रहे हैं, इसलिए हम किसी भारतीय को मेंबर नहीं बना रहे हैं। तो इनका इन्होंने जवाब दिया, काउंटर किया। कैसे? सभी पार्टी एक साथ आए और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मोतीलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। एंड इन दिस रिपोर्ट ही हैज ट्राइड टू सोल्व द कम्युनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। और इसमें उन्होंने कोशिश की कि हम इस चुनौती को स्वीकार करें और एक ऐसा संविधान और साझा मत तैयार करें जो भारतीयों में सर्वमान्य हो। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। अब इसको देखते हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा कैसे लाहौर में रावी नदी के तट पर 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। युवा जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा
पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही है। असहयोग आंदोलन के समय हमने पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी उस तरह से जिस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था। तो इसको समझेंगे। कांग्रेस गेव एन अल्टीमेटम टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ 1929 और टू फेस अ मास मूवमेंट। कांग्रेस ने एक चेतावनी दिया, देखिए आप या तो 1929 के अंत तक आप नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करिए, नहीं तो आप जन आंदोलनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। आफ्टर द 1 year टाइम लिमिट पास विदाउट एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रिटिश, नेहरू रिपोर्ट वॉज डिक्लेयर्ड लैप्स्ड एट द लाहौर सेशन इन 1929। लेकिन 1 साल तक बीत गया नेहरू रिपोर्ट का और उसको ब्रिटिश ने कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो एक तरह से माना गया कि ये लैप्स हो गया लाहौर सेशन तक। Jawaharlal Nehru was made as the president of Lahore session of Congress in 1929 and Purna Swaraj was declared as the objective of Congress। और इस तरह से युवा जवाहरलाल चूँकि 1888 में पैदा हुए थे, 1929 में अध्यक्ष बने, तो राजनीति में ये उम्र युवा ही कहलाता है। तो युवा जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे पूरे जोशो खरोश के साथ। और उस समय पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। ऑन 31 दिसंबर 1929 नेहरू होस्टेड इंडियन ट्राइकलर फ्लैग ऑन बैंक्स ऑफ रिवर रावी एट लाहौर। और 31 दिसंबर 1929 को पहली बार एक तिरंगे झंडे को, भारतीय तिरंगे झंडे को लाहौर में रावी नदी के तट पे फहराया गया। और एक तरह से पूर्ण स्वराज के लिए जो डिमांड की जा रही थी उसके लिए सभी लोग संपूर्ण ऊर्जा से भर रहे थे, ऊर्जावान बन रहे थे, उत्साह में आ रहे थे कि नहीं हमें आज़ादी लेनी है। तो प्रतीकात्मक रूप से ही सही हम आगे देखेंगे कि कैसे 26 जनवरी 1930 को सिंबॉलिकली इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया गया और इसके क्या महत्व रहे। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, हियर इट वाज डिसाइडेड दैट प्रिपरेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, व्हाट स्वराज हियर आफ्टर वुड मीन पूर्ण स्वराज। असहयोग आंदोलन में एक सेल्फ रूल की हम बात कर रहे थे विद इन द ब्रिटिश फ्रेमवर्क, बट हियर स्वराज मीन्स कंप्लीट फ्रीडम। दैट मीन्स पूर्ण स्वराज, दैट मीन्स कंप्लीट फ्रीडम, देयर वाज नो कंप्रोमाइज। 26 जनवरी वुड बी ऑब्जर्व एट पूर्ण स्वराज डे थ्रू आउट द नेशन एंड ट्राइकलर फ्लैग्स वुड बी होस्टेड। और 26 जनवरी को पूरे देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया और तिरंगे झंडे को एक बार फिर से यहाँ पे फहराया गया। और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 से आगे प्रत्येक वर्ष उस दिन प्रतीकात्मक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा तिरंगे झंडे को लहराया जाता था। और दिस वाज द रीजन व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 वी हैव वेटेड 2 months and then on 26 January 1930 our constitution came to be implemented। यानी 26 जनवरी 1930 को हम इसको लागू करते हैं। ये इफेक्ट में तब से आता है, उससे पहले जो हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, हम 2 महीने हम इंतजार किए, इसलिए हम संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। पर हम एक तरह से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद वी हैव वेटेड 2 months टू रिकॉग्नाइज 26 जनवरी एज ए रिपब्लिक डे। हम उस दिन को जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1930 से ही हम सेलिब्रेट कर रहे थे स्वाधीनता दिवस के रूप में, उस दिन को ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको गौरव प्रदान करने के लिए 2 महीने का हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। इंडियन वुड रिजाइन फ्रॉम लेजिस्लेचर्स एंड वुड विड्रॉ देमसेल्व्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन विद द ब्रिटिश। और जब डिसाइड हो गया कि भाई हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करने जा रहे हैं, तो कहा गया कि जो भी भारतीय हो परिषदों से रिजाइन कर देंगे और किसी भी तरह से ब्रिटिश के साथ एसोसिएट नहीं रहेंगे। ये सब भी अब शुरू हो गया। नाउ लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रसिद्ध ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ शुरू किया गया।
Gandhi ji began the historic march from Sabarmati Ashram on 12 March 1930 and reached Dandi, a village in Gujarat, on 6 April 1930. Here, dear students and viewers, you need to remember that on 12 March 1930, he began the historic march. That means Dandi March. And Mahatma Gandhi reached Dandi on 6 April 1930. 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँच जाते हैं और यात्रा की शुरुआत गुजरात के साबरमती आश्रम से प्रसिद्ध 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को होती है. He picked up some salt and violated the salt laws imposed by the British. उन्होंने कुछ नमक, एक मुट्ठी समुद्र से नमक उठा करके उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया. He has violated salt laws imposed by the British through picking up some salt. He selected to attack salt tax because it affected all sections of the society, especially the poor. उन्होंने नमक का मुद्दा क्यों चुना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि वाई महात्मा गांधी हैज चूजन द इश्यू ऑफ सॉल्ट. बिकॉज ये सबको चाहिए, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, नाना प्रकार की जातियों में बटे हमारे समाज में सबके आवश्यकता की वस्तु थी नमक. इसलिए भी नमक का मुद्दा उठाया गया और विशेषकर गरीब जो हर वर्ग में पाए जाते हैं उनके लिए उठाया गया. क्योंकि ब्रिटिश से पहले नमक पर कभी कर नहीं लगा था. उसकी स्थिति वैसी ही थी जैसे पानी की है, गॉड गिफ्टेड, नेचर गिफ्टेड, पर ब्रिटिश ने इस पर टैक्स लगाया था. और इस चीज़ को गांधी जी बारीकी से समझ रहे थे कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो हम समग्र भारतीयों को इस पर एकजुट कर पाएंगे. बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और इस तरह से सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया. दैट मीन्स सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून के उल्लंघन के साथ हो गई. अब फिर देखेंगे प्रोग्राम्स. जैसे नॉन कोऑपरेशन में हमने देखा था, यहाँ भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रोग्राम है, बॉयकॉट प्रोग्राम्स है और अदर प्रोग्राम्स हैं. अब बॉयकॉट में सेम हमने असहयोग आंदोलन में जो कुछ देखा उस सभी कार्यक्रम को साथ लेते हुए कुछ नए कार्यक्रम को इसमें जोड़ा गया. यानी बहिष्कार के कार्यक्रम असहयोग में भी थे, सविनय अवज्ञा में थे और यहाँ पर कानून का उल्लंघन भी किया जा रहा था. सो बॉयकॉट प्रोग्राम्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बॉयकॉट ऑफ लिक्वर, शराब का बहिष्कार. और फिर दूसरे प्रोग्राम ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ, नमक कानून का पूरे देश में उन्होंने सत्याग्रहियों से, भारतीय राष्ट्र के लोगों से आह्वान किया था कि आप जहाँ कहीं भी हैं नमक कानून का उल्लंघन करें और आपके यदि समुद्र तट नहीं है, नमक नहीं है, तो आप क्या करेंगे. तो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, डू नॉट पे टैक्सेस एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इन दिस वे वी ऑल कैन पार्टिसिपेट इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. हम सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग ले सकते हैं. कैसे? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, थ्रू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, यानी करों और राजस्वों का भुगतान नहीं करें, भूमि कर नहीं दे, भू राजस्व अदा नहीं करें. ऑल अदर प्रोग्राम्स यूज्ड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और जो कुछ भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रोग्राम था उस सबको सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल किया गया था. आइए अब आगे देखते हैं. यहाँ पे एनसीएम प्लस सीडीएम इक्वल टू पूर्ण स्वराज. एनसीएम मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सीडीएम मीन्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. यदि दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो दोनों मिलाकर के लक्ष्य क्या रखा गया है? पूर्ण स्वराज. दैट मीन्स कंप्लीट फ्रीडम. अब आगे देखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खानी, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान क्षेत्र में रहे, बलूचिस्तान क्षेत्र के निवासी थे. इनको सीमांत गांधी, मार्जिनल गांधी भी इनको कहा जाता है. तो आइए इनके बारे में देखते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में. नेशनलिज्म वॉज स्प्रेड टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. ये राष्ट्रवाद भारत के सभी क्षेत्रों में इसका प्रसार हो रहा था. इट रीच्ड नॉर्थ वेस्ट इंडिया वेयर अंडर द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान, पॉपुलरली नोन एज द फ्रंटियर गांधी, लेड द फ्रीडम स्ट्रगल. ये पूरे भारत में फैल रहा था. तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत
जो वर्तमान समय का पाकिस्तान है, याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान देश के विभाजन से बड़े दुखी थे। उन्हें बड़े दुख से कहा था कि गांधी जी आप हमें इन भेड़ियों के सामने क्यों सौंप रहे हो। वो पाकिस्तान बनने से बड़े नाराज थे, वो भारत में रहना चाहते थे और आजीवन भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति उनकी आस्था ज्यों की त्यों बनी रही। इसलिए हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं। सो इट इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया वेयर अंडर द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान पॉपुलरली नोन एज द फ्रंटियर गांधी, इनको सीमांत गांधी भी, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, और वो वहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। हिज ग्रुप वॉज कॉल्ड एज खुदाई खिदमतगार्स, उनके जो सहयोगी थे उनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। सो क्वेश्चन पूछ सकता है इनसे रिलेटेड, खुदाई खिदमतगार से रिलेटेड, उसका मतलब होता था सर्वेंट्स ऑफ गॉड, ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट्स। वो लाल कुर्ती संगठन के संगठनकर्ता के रूप में भी जाने जाते थे। खुदाई खिदमतगार भी इनके अनुयायियों को कहा जाता था, जिसका मतलब सर्वेंट्स ऑफ गॉड यानी ईश्वर के सेवक के रूप में था। पीपुल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे, रेवेन्यू नहीं देंगे, कर और राजस्व की अदायगी नहीं करेंगे। पीपुल ज्वाइंड हड़ताल्स, स्ट्राइक, हड़ताल्स मीन्स स्ट्राइक एंड डेमोन्स्ट्रेशंस टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड पिकिंग ऑफ लिक्विड शॉप्स। बड़ी जल्दी असहयोग आंदोलन की तरह महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में आंदोलन फैल गया। लोग हड़ताल करने लगे, धरने करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे, विदेशी वस्तुओं की होली जनाने लगे और शराब की दुकानों को तोड़ फोड़ करके एक तरह से उन्होंने शराब की दुकानों पर धरना दे करके उनको भी बंद करवाने की कोशिश की। आगे आप यहाँ देख सकते हैं खुदाई खिदमतगार के नेता यानी हमारे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के साथ है यहाँ पे। और आगे फिर देखते हैं, अब देखिए क्या हो रहा है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़ी तेजी से पूरे देश में फैला, उसी समय फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। हम यहाँ पे 3 गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और हमेशा एक फैक्ट याद रखिएगा कि महात्मा गांधी एंड कांग्रेस पार्टिसिपेटेड ओनली इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और गांधी जी ने भाग लिया था। ये भी कभी क्वेश्चन पूछता था कि ऐसा कोई पूछ सकता है, और पूछा है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कि ऐसे कौन थे नेता जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो वो थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 12, 1932, जनवरी 1931, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932। 1930 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा। सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1930, देन सेकेंड 1931 एंड थर्ड 1932। तो कहाँ पे हो रहा था? लंदन में। कांग्रेस वाज अनहैप्पी विद द साइमन कमीशन एंड हेंस बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस बड़ा दुखी था साइमन कमीशन से और इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया इसका। ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट डिस्कसिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया विदाउट कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स इज वर्थलेस। ब्रिटिश को पता था कि भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें भारतीय समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग भागीदारी कर रहे थे, उसकी अनुपस्थिति में हम किसी भी तरह के संवैधानिक सुधार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनको ये चीज़ पता था कि विदाउट पार्टिसिपेटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज मीनिंगलेस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अ फेलियर, इसलिए इसको असफल माना गया। नाउ गांधी इरविन पैक्ट आप देखेंगे, उसमें इस सफल सत्याग्रहियों के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन हो रहा था, टाइम मैगजीन में एक अमेरिकी पत्रकार ने इसको छाप दिया था, जहाँ पे नमक सत्याग्रहियों को किस बर्बरता से पुलिस पीट रही थी और वो बेचारे सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर कैसे इस आंदोलन में सत्याग्रह कर रहे थे। पूरी दुनिया में ब्रिटेन की किरकिरी हो रही थी, वहाँ के प्रधानमंत्री परेशान। अब वो लोग इरविन पर दबाव डाल रहे थे, यहाँ पे वायसराय थे कि गांधी से बात करो और कोई समझौता करो। सो इन मार्च 1931 लॉर्ड इरविन द वायसराय opened negotiations with Gandhi with the help of some Indian leaders, which resulted in signing the Gandhi-Irwin Pact, under which it was decided that
1931 में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो यह 1931 में हुआ था। और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हो रहा है, और क्या कुछ उसमें डिसाइड हुआ उसको देखिएगा। इरविन ब्रिटिश गवर्नमेंट और गांधी कांग्रेस, यानी कांग्रेस ने क्या स्वीकार किया इस पैक्ट में, इस समझौता में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या स्वीकार किया, इसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि विड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंसेस, सभी अध्यादेशों को वापस ले लेना जिससे सत्याग्रहियों पे जुल्म ढाए जा रहे थे। रिलीज ऑल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोज गिल्टी ऑफ वायलेंस, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, राजनीतिक कैदी थे, आंदोलन में भाग लेने से जो कैद किए गए थे, सबको रिहा करने के लिए वे तैयार हो गए, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने हिंसा की थी। अलाउ पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिक्वर शॉप्स एंड फॉरेन गुड्स, इन्होंने अलाउ किया कि ठीक है, आप शांतिपूर्वक ढंग से शराब की दुकानों पर धरना दे सकते हैं और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार आप कर सकते हैं। रिटर्न प्रॉपर्टीज ऑफ सत्याग्रहीज दैट वाज टेकन अवे फ्रॉम देम, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो सत्याग्रहियों का प्रॉपर्टी लिया गया था उसको रिटर्न करने के लिए स्वीकार कर लिए। अलाउ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट नियर सी कोस्ट, और दे हैव अलाउड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट नियर सी कोस्ट, यानी समुद्री तटों के नज़दीक नमक को बनाने के लिए इन्होंने अनुमति दे दी। अब गांधी जी ने क्या स्वीकार किया, कांग्रेस ने क्या स्वीकार किया, सस्पेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो महात्मा गांधी हैज सस्पेंडेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थ्रू गांधी इरविन पैक्ट, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और तैयार हो गए कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। नॉट टू इन्वेस्टिगेट इनटू पुलिस एक्सेसेस, और उन्होंने इस चीज़ के लिए भी जो फोर्सफुल एक्शन है इसके लिए भी स्वीकार किया कि नॉट टू इन्वेस्टिगेट इनटू पुलिस एक्सेसेस, यानी पुलिस जो अपना काम कर रही है उसमें हम एक तरह से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आकर के गांधी इरविन पैक्ट होता है, एक समझौता होता है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन विदा हो जाते हैं। नाउ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 7, 1930 टू दिसंबर 1, 1931। तो 1931 याद रखना है, इसके टाइमिंग है 7 सितंबर 1930 से दिसंबर 1, 1931 तक। इट वॉज हेल्ड एट लंदन, ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वेर हेल्ड एट लंदन। So as per the terms of Gandhi-Irwin Pact, Gandhi ji attended the second round table conference. However, there he found that all communities were interested to get separate electorates and the question of independence was kept aside. और महात्मा गांधी जब वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा जो भारतीय समाज के दूसरे वर्ग को प्रतिनिधित्व इसमें जो दिया गया है, जो इसमें शामिल है इस कॉन्फ्रेंस में, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, यानी पृथक निर्वाचन मंडल। महात्मा गांधी को पता है ये पृथक निर्वाचक मंडल का मामला देश को कमजोर करेगा और देश की आज़ादी का मुद्दा तो यहाँ पे बिल्कुल साइड में। एंड ब्रिटिश रिफ्यूज टू इमीडिएटली ग्रांट डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, और ब्रिटिश ने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश सरकार के ढांचे में ही हमको सेल्फ रूल का अधिकार मिल जाता आयरलैंड के तर्ज पर। तो ये जो मांग थी इसको भी ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दिया, यानी कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वाधीनता तो छोड़िए, आप डोमिनियन स्टेटस भी हमको नहीं दे रहे हैं। देन गांधी जी रिटर्न डिसअपॉइंटेड, गांधी जी वापस आ गए, निराश हो गए, और ये सम्मेलन भी एक तरह से असफल हो गया। नाउ वंस अगेन रिन्यूअल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी वापस आए, वे निराश थे, हताश थे, दोबारा उन्होंने शुरू किया यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सो गांधी जी रिटर्न डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930 हैड अफेक्टेड पुअर इंडियन फार्मर्स बैडली। आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन इस समय हुआ था, अमेरिका में मंदी आई थी और उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा था, और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उभर चुकी थी, और वहाँ पे मंदी आने का मतलब पूरी दुनिया में मंदी का आना था। तो भारत में जो गरीब थे, किसान थे, बुरी तरह से इससे प्रभावित थे। गांधी जी ट्राइड टू मीट वायसराय विलिंगडन बट ही रिफ्यूज। गांधी ने इस मुद्दों को लेकर के
वायसराय विलिंगडन से मिलने की कोशिश किया पर उसने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं मिलेंगे। कांग्रेस renewed the civil disobedience movement on January 4, 1932. So once again, Mahatma Gandhi came to realize that now we have once again relaunched the civil disobedience movement, and he has done so on January 4, 1932. गांधी जी वॉज अरेस्टेड। कोई भी आंदोलन होता था, जैसे वो आंदोलन करते थे ब्रिटिश सरकार उनको अरेस्ट कर लेती थी। यहाँ भी वो गिरफ्तार कर लिए गए। गवर्नमेंट फॉलोड सीवियर सप्रेशन एंड ग्रेजुअली CDM, that means civil disobedience movement, lost its force and ended in 1934. Gandhi kept himself away from politics for 1 year. देखिए, जनता के उत्साह की एक सीमा होती है। बहुत समय तक लोग अपने दैनिक कार्यों को छोड़ करके आंदोलनों में भाग नहीं ले सकते। तो इसी तरह से अब यहाँ पर भी 1934 आते आते जनता का उत्साह थोड़ा कम हो गया था। महात्मा गांधी की ये रणनीति भी थी, वो संघर्ष करते थे, विराम और फिर संघर्ष। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे समझ लिया कि अब लोगों का उतना उत्साह इस आंदोलन में नहीं हुआ। तो 1934 में उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया और राजनीति से 1 साल के लिए उन्होंने स्वयं को दूर कर लिया। नाउ इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब हम इसके प्रभाव को जानेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। Tide of nationalism had shaken the British government. The ban on Congress was removed in 1934. Participation from all sections of society, including shopkeepers, workers, merchants, etc., joined the freedom struggle. A spread of nationalism across the nation. People followed non-violence. Social reforms भी यहाँ पे हुआ। हरिजन सेवक संघ changed the social conditions. Depressed classes were given entry into temples and were allowed to take water from wells. Prabhat ferries, men and women who went around towns and villages singing patriotic songs in the early morning became popular. Children participated through Vanar Sena and girls formed the Manjari Sena. Handwritten patrikas or news sheets were distributed. अब देखिए क्या क्या प्रभाव हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद का दायरा सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफ़ी बढ़ चुका था। निश्चित रूप से असहयोग आंदोलन एक पहला जन आंदोलन था, पर वहाँ से जो राष्ट्रवाद का प्रसार तेजी से शुरू हुआ, वो सविनय अवज्ञा आते आते इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया था। अब यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ रही है। विमेन पार्टिसिपेशन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हुई। शॉपकीपर्स, दुकानदार, मजदूर, व्यापारी, नाना प्रकार के समाज के वर्ग इसमें भाग ले रहे थे। पूरे भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। लोगों को ये समझ में आ गई कि अहिंसा को हमें कैसे फॉलो करना है। अहिंसा की प्रशिक्षण यानी अहिंसा का प्रशिक्षण लोगों को मिल गया। लोगों को ट्रेनिंग मिल गई कि हाउ दे हैव टू बी नॉन वायलेंट इवन ड्यूरिंग द मूवमेंट। लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, आंदोलन के समय भी हम कैसे अहिंसक रह सकते हैं। फिर इसमें समाज सुधार का भी काम हुआ। हरिजन सेवक संघ ने भी समाज की परिस्थितियों को बदला। जो दलित वर्ग के लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश दिया गया, उनको सार्वजनिक कुओं से पानी लेने के लिए भी उनको अनुमति दी गई। बड़ी विडंबना की बात थी कि हमारे ही कुछ बंधुओं के साथ जो कुछ इस तरह का भेदभाव का व्यवहार हो रहा था, यहाँ पर आकर के महात्मा गांधी ने अपने रचनात्मक कार्यों के द्वारा उनके लिए ये सब काम किए और उनको भी इस तरह के अधिकार मिले। फिर जो प्रभात फेरी लगाए जाते थे पुरुष और महिलाओं के द्वारा शहरों में, गाँव में, और देशभक्तिपूर्ण गीत गाते थे सुबह सुबह ही उठ करके, ये बड़ा लोकप्रिय हो गया। तो एक तरह से लिटरेचर के माध्यम से भी राष्ट्रवाद का यहाँ पे प्रसार हो रहा था। जो बच्चे थे, साहित्य के द्वारा, नाटक के द्वारा, कविताओं के द्वारा आप राष्ट्रवाद को भावनात्मक रूप से जल्दी एक दूसरे के तक, जन जन तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा यूरोपीय राष्ट्रवाद में भी महसूस किया गया और भारत में भी महसूस किया गया, और ये सब इस समय हो रहा था। बच्चों की भी भागीदारी इसमें हुई, क्योंकि उनकी वानर सेना बनी थी विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए। लड़कियों की भी भागीदारी हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जो मंजरी सेना के नाम से जानी जाती थी, और हाथ से लिख करके पत्रिकाएं और समाचार पत्र जो हैं जन जन तक बांटे जा रहे थे। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन काफ़ी प्रभावकारी सिद्ध हुआ और भारतीय समाज के भिन्न भिन्न वर्गों तक
इसने राष्ट्रवाद को पहुंचाने का काम किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया जो कॉजेस थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के। फिर नेहरू रिपोर्ट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड एंड देन दांडी मार्च वी हैव डिस्कस्ड। जो शॉर्ट लॉ है उसको ब्रेक करने के लिए कैसे गांधी जी ने दांडी मार्च किया, तो दांडी मार्च ही ये आंदोलन शुरू हुआ था। उसका प्लेस, डेट, इंसिडेंट हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। प्रोग्राम्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड फ्रंटियर गांधी के बारे में भी, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में भी हमने डिस्कस किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कशन किया हमने, और फिर जो गांधी विन पैक्ट को भी डिस्कस किया। और उसके बाद हमने जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें गांधी और कांग्रेस भाग लिए, इसको डिस्कस किया, और क्यों ये सफल नहीं हुआ उसको भी हमने डिस्कस किया। और फिर से जो रिन्यूअल ऑफ सीडीएम यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दोबारा शुरू किया गया और फिर इसका क्या प्रभाव रहा, हमने इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया। सो हियर डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वी हैव नाउ completed this chapter. In this discussion we have discussed about the civil disobedience movement, then round table conferences. हमने इसको बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस किया है। आई होप दैट इट विल बी beneficial for the students of class 12, class 10 also, and also for all those who are preparing competitive exams. जो कोई भी competitive exams का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आप सबों के लिए लाभदायक होगा। So dear students and viewers, thank you very much. If you feel that this discussion is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you, thank you. Have a nice time. धन्यवाद। आप सबों का दिन शुभ हो।